magnitude or perpendicular distance. So the turning of the body about an axis depends not only on the magnitude of force, but it also depends on the perpendicular distance of the line of action and the pivoted point from the axis of rotation. So larger the perpendicular distance, less is the force required needed to turn the body. तो हमारा एम क्या है? कम फोर्स अप्लाई करना है ना, हम इतना आलसी है या लेजी नहीं है, वी नीड टू अप्लाई लेस फोर्स. ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो, मैं अगर कम अप्लाई फोर्स में भी काम हो रहा है तो लेस फोर्स अप्लाई करो, राइट? सो दिस वाज अबाउट टर्निंग इफेक्ट, दिस वाज अबाउट टॉर्क. कुछ डाउट है इसमें? नाउ मूविंग टू कपल. कपल मीन्स व्हाट? वर्ड का कपल का मीनिंग क्या है? पेयर, डबल, है ना? सो कपल मीन्स पेयर, दैट मीन्स दो फोर्स. यहाँ पे दो फोर्स. सो दे से for rotational motion every time we need a couple force, that means two forces. So now you will ask me कि मैम जब आप कर रहे थे, आप तो एक ही फोर्स अप्लाई कर रही है यहाँ पे, मैं तो एक ही फोर्स अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे. एक और फोर्स जो है वो ये दे रहे हैं at pivoted point, it is giving me force of reaction. Reaction it is in opposite direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रही हूँ उसके opposite डायरेक्शन में रिएक्शन दे रही हूँ, ठीक है? So basically for rotational motion we need a couple. That means we need two forces equal in magnitude, opposite in direction. Equal in magnitude means value of force will be equal. हाँ, and opposite in direction. तो जब ये वाला केस था, इसमें I am applying some force, same force it is applying but is in opposite direction. समझ में आया? Okay. So a single force applied on a pivoted body alone does not cause rotation of the body. Actually, the rotation is always produced by a couple, pair of forces. ठीक है? Two equal and opposite parallel forces not acting along the same line. Not acting along the same line means अगर मैं समझो कंसिडर करूँगा जो कपल का एग्जांपल दे देती तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा. When I was opening the bottle, I was applying force with this two finger of mine. एक फिंगर से मैं नहीं खोल सकती, कोई पता नहीं कुछ मेहनत करके ऐसे ऐसे खोल दे, है ना? बट मैं तो इजी तो ऐसे ही खोलने के लिए होगा. जब मैं टू फिंगर्स में अप्लाई कर रही हूँ, दिस फिंगर थंब इज गोइंग इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. जबकि ये फिंगर किस डायरेक्शन में जाने वाला है? दिस डायरेक्शन. हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन. सो आई एम अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दोनों फिंगर्स. सो कपल रिक्वायर, रोटेशन रिक्वायर पेयर ऑफ फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा. अनदर एग्जांपल इज ओपनिंग टैप, पानी का टैप वाटर का, ठीक है? उसमें भी वी अप्लाई टू फोर्स दोनों उंगलियों से, राइट? देयर आल्सो. सो इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन वन डायरेक्शन थंब से, मेरा दूसरे फिंगर से आई एम अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. सो दैट्स व्हाई वी हैव सेड two equal and parallel force not acting along the same line. This is in one direction, this is in another direction, and point of application भी अलग. So not acting along the same line is called what? Couple. ठीक है? A couple is always needed to produce a rotation. So इतना समझ में आया तो मैं अभी एक डेरिवेशन में चले जाऊँ. यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट है here? So suppose this I am having a rod which is pivoted at point O. This is point A and B end points. अब कपल लगाना मतलब मुझे क्या चाहिए? दो फोर्स चाहिए और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए. One I am applying force over here which is in upward direction and one this will be in the downward direction. Okay, tell me about point O, force FB जो B में है will be in which direction? Clockwise या anti-clockwise? Anti-clockwise. वो पॉजिटिव नेगेटिव में बात
ये बताओ क्यों? ये भी ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा। बोथ दिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज ओनली। यहाँ पे भी मैं दो ऑपोजिट जगह पे कर रही थी मॉडल में, लेकिन घूम तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहा था ना, राइट? सो बोथ आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? पॉजिटिव। ठीक है, ओके। नाउ मोमेंट ऑफ कपल का डेरिवेशन। No one is going to ask you about the derivation, but I'll just explain you so that हमारा concept clear है। ठीक है, moment of force at point B about center O। मतलब जो फोर्स में लगा रही हूँ वो पॉइंट बी में है, सेंटर ऑफ रोटेशन पिवोटेड पॉइंट इज एट ओ। ठीक है, सो मोमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा? फोर्स इनटू perpendicular distance. सो इट विल बी F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? OB। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A about center O क्या हो जाएगा? F into OA. F into OA। Now resultant या total moment of force। I say total moment of couple। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये दो फोर्स है, दो couple है। Moment of couple is equals to F into OB plus F into F दोनों में सेम है। OA plus OB डायग्राम में देख के बताओ क्या है? डिस्टेंस ऑफ डायमीटर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कपल आर्म। इसको हम बोलते हैं कपल आर्म, कपल का आर्म, कपल आर्म। ठीक है, ओके। सो इफ आई वांट टू डिफाइन दिस, how can I define? The moment of couple is equal to the product of either of the force। हम दोनों फोर्स नहीं ले रहे, हम एक बार ले रहे फोर्स। Either of the force and the perpendicular distance between the line of action of both the forces। Perpendicular distance between line of action of both the forces। समझ में आया? कोई डाउट इसमें नहीं? कि हम लोग इसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल्स का ध्यान है तो लगेगा इसमें। क्लियर अबाउट दिस? यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही देगा because it is also the product of force and the distance। So it will be also न्यूटन मीटर। So torque हो, moment of force हो या moment of couple हो, it will be न्यूटन मीटर only। Clear till this? न्यूटन की जगह पे sometimes in your question it will give you ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ये भी फोर्स का ही है ना यूनिट्स। न्यूमेरिकल्स they might give you this terms also। चलेगा, हम या तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फिर किलोग्राम फोर्स ग्राम फोर्स के टर्म में रख देंगे आंसर। ठीक है, समझ में आया? नाउ मूविंग टू इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम state means a state of balance। State of balance is called equilibrium। Now when you all are sitting in this bench or chair, तो उस टाइम पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। One force is gravity की वजह से कौन सा? weight of the body, right? Weight of the body which is acting in which direction? Other force is जो आपको चेयर दे रहा है ना? Because of both of these forces, क्या आप move हो रहे हो? Are you moving? No. That means you are in the state of rest, even though forces are applied on you। ठीक है? Another example I say, suppose I am having a fridge। Fridge को I am pushing from this side and some उस side से कोई और person same force से push कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ, तो move होगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं। Another example, tug of war जब आप खेलते हैं, दोनों टीम अगर इक्वली फोर्स अप्लाई करके खींचेगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा एंड वो रोप मूव भी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज स्ट्रेंथ दोनों साइड में फोर्स इक्वल
में one force from this side is cancelling the other force from this side. One force from weight जो आप कर रहे हैं that is being cancelled by the normal force given by the chair. In every case जहाँ पे भी all the net force, total of all the net force is equals to 0, then that those objects are said to be in state of static equilibrium. Static equilibrium means rest में रहेगा. Dynamic का बता वो आता है. Static equilibrium समझ में आ गया? Next we have another state of equilibrium that is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium मतलब क्या होता है? एक बॉडी मूव हो रहा है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे कितने भी फोर्स अप्लाई हो, उसी मूव वेलोसिटी के साथ उसी इसमें उसी डायरेक्शन में वो इंक्लूड है. Even though other forces are being applied, it is still moving in the same velocity. Example as per text book में से बताऊंगी. First is velocity of raindrops coming towards or reaching the ground. Actually जब ग्राउंड में रीच करते हैं तो वहाँ पे एयर ट्यूब में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके वजह से इट इज गेटिंग सम buoyant force, right? Also it is having its own weight जिसकी वजह से उसको नीचे डायरेक्शन मिल रहा है. Plus we are having force of friction between the molecules and the molecules of water, molecules of air and molecules of water. ये सारे फोर्स की वजह से it is attaining a one particular velocity which is called terminating velocity, जो constant velocity होता है. So a raindrop reaches the earth surface with constant velocity. The weight of the falling drop is balanced by the sum of buoyant force and the force due to friction of air. Thus the net force on the drop is 0. So it moves with a constant velocity. So that is in dynamic equilibrium. Second example है aeroplane. Aeroplane को अगर हमको फर्स्ट एग्जाम्पल का एक्चुअली थोड़ा इसलिए मैंने बोला कि आप टेक्स्ट के हिसाब से जा रही हो क्योंकि उसमें थोड़ा एक ये है. ऑफ कोर्स रेनड्रॉप आपने नोटिस किया रहेगा कि इट इज नॉट स्टैटिक वाला एक बार उसमें पीछे वापस आऊंगी जब मैं उसकी सिस्टम निकालूंगी. डायनामिक का पहले बताती हूँ. व्हेनेवर रेनड्रॉप्स इज रीचिंग द ग्राउंड तो आपने नोटिस किया रहेगा कि उसकी वेलोसिटी हमको फील होता है कि अलग अलग है ना. हर एक ड्रॉप हवे के साथ और इसके साथ थोड़ा अलग अलग ये रहेगा. बट एक्चुअली क्या होता है एयर में क्या अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है. दिस मॉलिक्यूल्स गिव्स buoyant force. buoyant force तो पता है आप लोग का भी क्या होता है buoyant force. इट आल्सो गिव buoyant force एंड force of friction. ये दो फोर्स किधर एक्ट हो रहा है अपर डायरेक्शन. buoyant force हमेशा ऊपर डायरेक्शन में रहेगा. whereas weight of this water molecules are acting in downward direction. अब अगर वो बॉडी गिर रहा है मींस डेफिनेटली वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द buoyant force, इसलिए वो नीचे गिर रहा है, राइट. सो ये फोर्स एंड जो वेट ऑफ ड्रॉप है सारे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे एक्ट करता है कि उसकी वेलोसिटी लास्ट में जब वो ग्राउंड में रीच हो, मैं ऊपर की बात नहीं करूँ, ग्राउंड में रीच होते वक्त इट रीचेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग वेलोसिटी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रेनड्रॉप पे कैसे वो है होता है ना. क्यों नहीं होगा हर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ द रेनड्रॉप एंड एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो बेसिकली व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इट अटेन्स अ वेलोसिटी एंड दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी जिसको हम टर्मिनेटिंग वेलोसिटी. टर्मिनेटिंग वेलोसिटी आपके टेक्स्ट बुक में टर्म नहीं दिया है बट उसको बेसिकली हम टर्मिनेटिंग वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एरोप्लेन. एरोप्लेन को एक ही हाइट में अगर मेरे को मूव करना है तो क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे. तो वो एरोप्लेन का वेट रहेगा व्हिच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और क्या है अपवर्ड लिफ्ट. अपवर्ड लिफ्ट ऑन इट बैलेंसेस इट वेट डाउनवर्ड. ओके. अपवर्ड लिफ्ट एक्चुअली अभी कौन देता है वेलोसिटी. एरोप्लेन को एक ऐसे पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मेंटेन करना पड़ता है सो दैट उसका वेट की वजह से जो फोर्स नीचे जा रहा है वो वेलोसिटी की वजह से उसको मेंटेन कर सके एक हाइट. इसका एक और एग्जांपल है अर्थ. अर्थ को किसी ने पकड़ के रखा है कि एक ऑर्बिट पर घूमने के लिए तो वो कैसे घूम रहा है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है रोटेशन और रिवोल्यूशन के लिए. उस वेलोसिटी की वजह से वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट
वजह से फोर्स क्रिएट होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी भी है लीनियर मोमेंटम में, है ना। सो मास इनटू एक्सेलरेशन है एक्चुअली फोर्स। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक फोर्स जनरेट होता है। दैट फोर्स is balancing the weight of the aeroplane to maintain it in particular direction. इसलिए आपने नोटिस किया रहेगा कि आप जब रॉकेट भी सेंड कर रहे हो या एरोप्लेन, एक हाइट के लिए उसको एक पर्टिकुलर फोर्स मतलब एक वेलोसिटी मेंटेन करना पड़ता है। फॉर डिफरेंट हाइट इट हैज टू मेंटेन दैट वेलोसिटी। इवन रॉकेट जब ये करते हैं तो वो लोग पहले देखते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, वो सब कैलकुलेट करके वो लोग सेट करते हैं, राइट। सो एरोप्लेन के केस में बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी इट इज गेटिंग buoyant force and also second force is the weight of that ball, जिसकी वजह से it is moving with a constant velocity which is in dynamic equilibrium, ठीक है। because of this forces, these two forces also it is moving in particular velocity के साथ, that is called dynamic equilibrium. Next is stone tied at a end of the string. ये एग्जांपल बहुत कॉमन है आप लोग को। अगर एक रस्सी लिया, उसके ऊपर स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट टाई किया, रिजिड ऑब्जेक्ट, एंड आई स्टार्ट टू व्हर्ल इट लाइक दिस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो उसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी उसके साथ मारे हूँ, इट विल प्रोटेक्ट विद व्हाट, अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिसकी वजह से इट इज गेटिंग व्हाट, दैट सर्कुलर मोशन, एंड उसमें भी एक और फोर्स एक्ट कर, कौन सा, वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो इवन दो दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग, इट इज कॉन्स्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ मोशन, इट इज इन द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल? इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए मैं अभी वापस कंसंट्रेट करूँगी स्टैटिक। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फिर से हम मूव करेंगे। सो आई सेड इन प्लेस ऑफ बुक समझो अभी मैंने रखा है ये पाउच। If I have kept this on this table, anywhere on this table, ठीक है, and I have not fixed it at anywhere, तो मैं कोई यहाँ से फोर्स अप्लाई करने में it will move in which direction? अब सुने क्या करेगा, सुने यहाँ से फोर्स अप्लाई करेगा, सुने अप्लाई करो और मैं भी अप्लाई कर रही हूँ, हम दोनों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन it is not moving, it is at the state of rest, but फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। So if I am applying या कोई भी कहीं से भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई, बट बिकॉज ऑफ ऑल दोस फोर्सेस आल्सो इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बैलेंस स्टेट में है, उसके ऊपर इतने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं फिर भी वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, दैट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में इट इज मूविंग एंड इट इज मूविंग विद द सेम velocity, the same direction, even if we are applying another forces. बहुत अलग फोर्स के एप्लीकेशन में भी it is moving in the same direction and same velocity. Static equilibrium में क्या है? इतने सारे फोर्स अप्लाई होने के बाद भी it is in the state of rest. So that is in the static equilibrium. Basically अब आप सब लोग कौन से इसमें static equilibrium, ठीक है? आप लोग सब लोग in the state of rest. ठीक, अब यहाँ पे हमने इस टाइप ये लिखा है, this total is 30 सेंटीमीटर एक्चुअली रॉड मैंने मार्क किया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इसको 15 सेंटीमीटर में रखा है और दोनों एंड में मैंने क्या कर दिया है, ये अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा है तो ठीक है, बिकॉज ऑफ फैन का हवा और ये सब इसमें ले रहा है, बट इट इज बेसिकली ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्योंकि दोनों बैलेंस इक्वल है और इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। If the rod is in horizontal position, that is it is in static equilibrium, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, just like if I have kept this, तो ये कौन से डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा हो गया, एक फोर्स ज्यादा हो गया, इसके लिए अभी उसका स्टैटिक
पड़ रहा है, फिर से सेम वेट का इस साइड में डालना पड़ेगा जो इक्वल वेट होगा और मेरे को कितना उतना ही क्लॉकवाइज में भी घूमेगा. सो बेसिकली दिस इज हैपनिंग व्हाट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. इफ इट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट then the state will be in static equilibrium. So in case of rotational motion, इधर मैंने अभी एक ही फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे मैं एक और थ्रेड अप्लाई करके 2 और 3 फोर्स अप्लाई भी कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ. So in case of rotation, if the sum of all the anti-clockwise movement is equal to sum of clockwise movement, then it is called static equilibrium. This is the state of static equilibrium. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड मूवमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. इसका स्टेटमेंट आ जाएगा according to the principle of movement, if the algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about the axis of rotation